एक समय था जब दिल्ली का शासन ही सब कुछ था। मुगल सम्राट का एक हुक्म और पूरा हिंदुस्तान झुक जाता था। लेकिन फिर वक्त बदला। द वीकनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर की सेंट्रल अथॉरिटी कमज़ोर पड़ने लगी। दिल्ली में एम्पायर ज़रूर था, लेकिन पूरे एम्पायर पे उनका कंट्रोल अब नहीं रहा। ज़्यादातर प्रोविनेंस के सूबेदार्स मीन्स गवर्नर्स और जमींदार्स ने अपने एरियाज में कंट्रोल जमा लिया। जैसे कि सूबेदार्स ने टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया, आर्मी बनाना और डिसीजंस लेना एम्पायर से पूछे बिना शुरू कर दिया। इस वजह से सेंट्रलाइज्ड रूल टूट गया और हर रीजन अलग अलग पावर सेंटर बन गया। 3 टाइप्स ऑफ न्यू पॉलिटिकल पावर्स। इस दौरान इंडिया में 3 तरह के नए पॉलिटिकल ग्रुप्स उभर के आए। पहला, ओल्ड मुगल प्रोविनेंस। ये वो जगह थी जो मुगल एम्पायर का पार्ट तो थी, लेकिन उनके लोकल गवर्नर्स अब इंडिपेंडेंट बन गए थे। जैसे कि अवध। सादत खान ने अवध को मुगल एम्पायर से लगभग अलग कर दिया। उन्होंने अपना रेवेन्यू सिस्टम सेट किया, मिलिट्री एक्सपांड की और मुगल कोर्ट से डिस्टेंस बना लिया। बंगाल। मुर्शिद कौली खान ने बंगाल में प्रैक्टिकली अपना रूल स्टैब्लिश किया। उन्होंने मुगल एम्पायर को नाम का रिस्पेक्ट दिया, लेकिन काम अपने हिसाब से किया। हैदराबाद। निज़ाम उल मलिक असफ जहां ने हैदराबाद का पावरफुल किंगडम बनाया। मुगल कोर्ट में रहते हुए भी उन्होंने अपना रूल स्टार्ट किया। ये सब अपने अपने एरियाज के दी फैक्टो रूलर्स बन गए थे। सेकंड, वतन जागीर्स। राजपूत रूलर्स। राजपूत रूलर्स जैसे राठौर्स ऑफ जोधपुर और सिसोदिया ऑफ उदयपुर मुगल समय में जागीरदार थे, लेकिन अब मुगल एम्पायर के कमज़ोर पड़ते ही ये अपने रीजन्स में पावरफुल और इंडिपेंडेंट बन गए। ये लोग अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, अलायंसेस बना रहे थे और ट्रेड कंट्रोल करने लगे थे। थर्ड, न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये सबसे डायनामिक और इंटरेस्टिंग ग्रुप था। इनमें वो लोग थे जो पहले एम्पायर का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने फ्रॉम स्क्रैच अपनी ताकत बनाई। सबसे पहले है द मराठास। मराठास ने शिवाजी के लीडरशिप में स्टार्ट किया और पेशवा के अंडर एक कॉन्फेडरेसी बनाई, यानी छोटी छोटी मराठा स्टेट्स एक साथ मिलकर एम्पायर चलाने लगे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। कैपिटल है पुणे। पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने नॉर्थ इंडिया तक एक्सपांशन किया। चौथ और सरदेश मुखी इनका स्पेशल टैक्स सिस्टम था। पूरा इंडिया इनकी ताकत को एक्नॉलेज करता था। फिर आते हैं द सिख। गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद सिख कम्युनिटी ने खालसा आर्मी बनाई। उन्होंने बंदा बहादुर के लीडरशिप में मुगल्स के खिलाफ फाइट किया। फिर महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 में लाहौर को कैपिटल बनाकर सिख एम्पायर स्टैब्लिश किया। फिर आते हैं द जाट्स। जाट्स पहले फार्मर और वॉरियर्स थे, लेकिन 18th सेंचुरी में उन्होंने भी अपना पावरफुल रूल स्टैब्लिश किया, स्पेशली अराउंड भरतपुर और मथुरा। उनका रूल लोगों के लिए फेयर था, ट्रेड इनकरेज किया गया और फोर्ट्स बनाए गए। और इन सब का रिजल्ट क्या निकला? इंडिया बिकम्स रीजन बेस्ड। 18th सेंचुरी के एंड तक एक चीज क्लियर थी, इंडिया अब सेंट्रली रूल्ड एम्पायर नहीं रहा। अब यहाँ हर रीजन का अपना किंग था, अपनी मिलिट्री थी, अपना टैक्स सिस्टम था, अपनी पॉलिसीज थी। इस नए सेटअप में यूरोपियंस जैसे ब्रिटिश भी आने लगे और उन्होंने इन्हीं डिवीजन का फायदा उठाकर अपना रूल स्टार्ट किया। तो 18th सेंचुरी का ये दौर एक ट्रांजिशन फेज था, जहां मुगल एम्पायर का सनसेट हो रहा था और नए रीजनल पावर का सनराइज। इस चैप्टर में हमें ये समझ आता है कि हिस्ट्री कभी एक लाइन में नहीं चलती, वो हमेशा चेंज और एडेप्टेशन का खेल होती है। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताओ आपको कौन सा पावर सबसे स्ट्रॉन्ग लगा।